अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 31 मार्च 2022 रोज़ जुमेरात आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। सियासी गहमा गहमी आपके सामने है, दलाली हो रही है, सौदेबाजी हो रही है या जिस्म बिक रहे हैं, क्या कहेंगे हम इसको, या 40 साल का गंद इकट्ठा होकर बाहर निकल आया है। क्या ये मुल्क आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, फ़ैसला आप लोगों ने करना। हमारा तो काम आपके सामने हक़ाइक़ रखना है। 40 साल से जो सियासी जमातें कुछ दे ना पाईं, वो अब कौम को कुछ देंगी। अच्छा, ये मैं आपके सामने कि मुआहदा है, ये चार्टर ऑफ राइट्स, इस पे दस्तखत करके मान लिया है कि दे हैव फेल्ड। और कितनी जमातें हैं जिन्होंने दस्तखत की हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का से बिलावल भुट्टो साहब ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल, खालिद बख्शी, मान लिया है कि ये आज तक राइट्स नहीं दे सके। किस मुंह से बैठे बात करते हो? वैसे तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको किया है। असल तो बात है कि जो फ़ायदे लिए गए हैं, जो एडवांटेजेस लिए गए हैं, जो आगे लाएअमल तय करना चाहते हैं, वो आप सबको पता है। जैसे यहाँ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वज़ारत आला ले रही है, तो वहाँ गवर्नर की बात हो रही है। पंजाब में भी गवर्नर के हवाले से सौदेबाजी हो चुकी है, वज़ारत आला पे सौदेबाजी हो सकती है। KPK में सौदेबाजी हो चुकी है वज़ारत आला के हवाले से। सदर का आगे हटाना है, इम्पीच करना है, इस्तीफ़ा लेना है, शैडो कैबिनेट बन चुकी है, बाकायदा वज़ीरा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे इसको? यानी इसको अगर पढ़ना शुरू करें तो वो तो MKM बड़ा क्रेडिट ले रही है। मैं देख रहा था सारे, मुझे तो ऐसी खास कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो नथिंग स्पेशल। हाँ, एक ये है कि कमीशन बनेगा कि वो ऑक्यूपाइड वैकी लैंड के ऊपर जो पर्चे हैं वो ख़त्म होंगे। बिलावल भुट्टो साहब क्या स्टेट है या शहबाज शरीफ साहब स्टेट है इस वक्त, या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब कौन है? सियासी जमातों के एक रहनुमा है। ये किस कैपेसिटी, वाइड एग्रीमेंट क्या होता है? यही तो होता है वाइड। किस हैसियत में ये दस्तखत किया इन्होंने? ना तो वफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत है, और ये एनफोर्सेबल कैसे होगा? यानी मैं चाहूँ कि इस एग्रीमेंट को जाके एनफोर्स कराऊँ जो आवाम को बताया गया। बेवकूफ़ यार मुझे बता दें, मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर बताएंगे आप कि इसको एनफोर्सेबल कैसे किया जाएगा, इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा। गालिब दिल के बहाने को ख्वाब अच्छा है, बेवकूफ़ बनाएं, इतना ना बनाएं बेवकूफ़ कौम को बताएं आप क्या करेंगे। अगर मैंने चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि आप आएँ, अगर हुकूमत बनाएंगे 1.5 साल पूरा करेंगे, जो वक्त है इलेक्शन कराने का उस वक्त इलेक्शन होंगे। मगर एजेंडा तो मैं आपके सामने बता चुका हूँ, फिर दोहरा देता हूँ आपको। इन सियासी जमातों ने क्या करना है? इमरान खान साहब की अगेंस्ट तहरीक अदम कामयाब होती है, गवर्नमेंट टॉपल होगी, ओहदे, सरकारी ओहदे, बंदर बांड सारे अपनी बंदी के बंदे लगा के, ताकि आगे हालात की अच्छी की जा सके। लग यही रहा है कि इमरान खान के अगेंस्ट ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं। इमरान खान लगता है थ्रेट है इनके लिए। चलें हम आगे चलें, उम्मीद करते हैं अगर आप ये करने जा रहे हैं तो 1.5 साल हुकूमत करें और कौम को बताएं क्या करेंगे। आज मैं तकाजा करता हूँ, बताएं महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे, महंगाई कर्जे कैसे ख़त्म करेंगे, बताएं टैक्स बेस कैसे बढ़ाएंगे, ये भी बता दें पेट्रोलियम की कीमतें कैसे कम करेंगे, महंगाई कैसे ख़त्म होगी। ये सारे सवाल हैं, जवाब नहीं है आप लोगों के पास, जवाब नहीं है। और मैं जो प्रोग्राम मैंने रात किया था वॉइस ऑफ अमेरिका का, मैंने क्लिप नहीं दे सका उसमें ट्विटर स्पेस, मैं कोशिश करूँगा अब मैं ऐड कर दूँगा ताकि आपको पता चल सके। ये है वो चीज़ें जो आपको समझ आनी चाहिए। इस तरह के मुआहदे की कोई हैसियत नहीं है। कौम को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, कौम को इस तरह बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। असल अगली जो बात आपके सामने रखनी है वो है इमरान खान साहब जिसकी ख़त की बात की है। अब वो ख़त की हसासियत इस मामले से देख लें कि वो बाकायदा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से पहले देख लें, मैंने आपको बताया था कि ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात है, गवर्नमेंट टॉपल करने की बात है, पैसा आ रहा है, सिंध हाउस में लोग बैठे हुए हैं, डिफेक्शन की बातें सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंध हाउस में क्या कर रहे हैं वो सारे वहाँ पर? कोई मकसद तो है ना, कोई तो है ना जिसकी पर्दादारी है ना, जो आप बैठे हैं वहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, जो भी करना चाहते हैं करें आप,
लेकिन कौम मुतकाज़ी है कि वक्त पूरा कीजिएगा। जो आपने आर्टिकल 63 की शक्ल बनाई, 52 भी ख़त्म किया कि 5 साल से पहले असम्बलियाँ नहीं ख़त्म होगी, किस बुनियाद पर असम्बलियाँ ख़त्म कर रहे हैं आप? बुनियाद तो देने की पड़ेगी आपको ना, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। वैसे तो आइन का आर्टिकल 63A भी चल रहा है, 58 भी चलेगा, जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के हवाले से बात है। और जब इसको फ़ॉरेन फंडिंग के साथ मिलाते हैं, आर्टिकल 17 में बार बार पढ़ाता हूँ कि अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को पैसे से आप डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, और तो ये वफाकी हुकूमत इसको बैन कर सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, वो डिक्लेरेशन देगी इसके ऊपर। फिर इलेक्शन कमीशन सेक्शन 212 के तहत, 213 के तहत डिज़ोल्व कर देगा उस सियासी जमात को। और फिर 213 के तहत तमाम जितने मेंबर्स हैं उसके, पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो सेनेटर हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, सूबाई सब डी-सीट हो जाएंगे रिमेनिंग पीरियड के लिए। अब यही वो परेशानी थी कि फ़ॉरेन फंडिंग में फिर क्लियर कर चुका, पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग नहीं कह सकते। और पीटीआई की अगर वो पैसा किसी ने मिसाल के तौर पर मेंबरशिप के तौर पर दिया भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा ज़ब्त हो सकता है। यह है पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के तहत, इलेक्शन एक्ट 2013 के तहत नहीं, 2017 के तहत नहीं है। फ़ॉरेन फंडिंग इलेक्शन 2017 के तहत, ये आपके सामने मैंने प्रोविजन पढ़ दी है। ये तो मौजूदा हालात में इतलाक़ होगा ना उस। और ये फ़ॉरेन फंडिंग अगर मिसाल के तौर पर पीटीआई को पैसा इसलिए दिया गया कि गवर्नमेंट टॉपल करें, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा करें, तो फिर ये फ़ॉरेन फंडिंग है। इस तरह नहीं फ़ॉरेन फंडिंग, जिस तरह भी कहें चलें। अब वो ख़त सामने आ गया, ख़त का कहा गया कि जनाब चीफ जस्टिस को दिखाएंगे, फिर कुछ सहाफ़ियों को दिखाया गया, कुछ मंदरजा सामने आ गए, मैं नहीं जाना चाहता, और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। और आइन के आर्टिकल 189 के तहत कहा है कि इसमें अवामी राज जो है ना अफशा के बारे में बयान दिया गया है। और चूँकि पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया गया, अब ज़रा समझिएगा, अब तहरीक अदम एतमाद पेश किया, इसको प्रॉक्सी पिटीशन भी कह सकते हैं कि सियासी जमातों की तरफ से किसी ने कर दिया। आम आदमी का क्या ताल्लुक इस बात के तहरीक अदम? आप सिंपल कहें कि जनाब इसको जो है ना रोक दें पब्लिक करने से, लेकिन ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट अभी है या नहीं है ये तो अभी तय होना है। इसको डी क्लासीफाई वफाकी हुकूमत कर सकती है, बड़े आराम से कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। आर्टिकल 78 आप पढ़ लें, आप कानून शहादत का, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कल भी चला चुका हूँ, आज फिर बैकग्राउंड पे आपके साथ चलेगा। सेक्शन 5 का जिक्र करेगा, और अवामी ओहदे के हामिल शख्स के पास कोई दस्तावेज़ किसी दूसरे शख्स में ज़ाहिर नहीं की जा सकती। फिर इसमें वज़ीर-ए-आज़म के अपने हलफ के हवाले से बात की गई है। आइन के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 5 के तहत बात की गई है। किसी भी शख्स से बिलवास्ता तौर पर कोई ऐसा मामला नहीं बताऊंगा या जाहिर नहीं करूंगा, मेरे ज़ेर ख़ौल लाया जाएगा। हलफ की बहुत अहमियत है, मैं ख़ुद इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। ठीक है ना जी। वज़ीर-ए-आज़म ट्रेरी बेंचों का मुख्तलिफ लीडर होता है। अदालत को यकीन है कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और ना ही आइन के तहत उनकी तरफ से उठाई गई हलफ की खिलाफ वर्जी में कोई मालूमात ज़ाहिर नहीं करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट अपनी जगह आप लगाएं, लेकिन क्लासीफाइड जो डॉक्यूमेंट है जब कर दिया कि क्लासीफाइड नहीं है तो बात ख़त्म, वो डिक्लेयर किया जा सकता है। मैं छोड़े मारे बहस पे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर ये ख़त में जो हक़ाइक़ बयान किए हैं सच हैं तो उसकी तहकीकात बड़ी ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान एक नए ब्लॉक में जा रहा है, रशिया, चाइना, CPEC और अमेरिका बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकला है, पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं। चलें, और उन्होंने ये कहा कि उन्हें यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म इस मामले का यानी इस कानून की पासदारी करेंगे। ऐसी कोई रेस्ट्रेनिंग डायरेक्शन कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जारी की। पाकिस्तान जो है ना पीका कामवारीन के साथ, ये जस्टिस अतर मिल्ला साहब का ऑर्डर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई है और ऑडियंस के तरीम का चैलेंज है, और अब जस्टिस अतर मिल्ला साहब के पास थी। PFU पे वकील है, वफाक के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ठीक है ना जी ढाका और कश्मीर हाई कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला दिया, भारत और जापान हाई कोर्ट के फ़ैसलों का दिया। कानून साजी का सवाल नहीं किया जा सकता, बात बिल्कुल ठीक है। आर्डिनेंस जारी करने से मुतालिक मुख्तलिफ तनाजुर देखने पड़ते हैं। आर्टिकल 89 के तहत आर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार किस हद तक है? अपना मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स की इसमें कहा गया कानून साज का ये इख्तियार है। ये किस तरमीमी ऑर्डिनेंस की वजूहत पहले बताएं जनाब, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। पार्लियामेंट के दिनों और दोनों ईवानों को इख्तियार है कि ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दे, ये बिल्कुल है, लेकिन जब तक ऑर्डिनेंस है सदैव पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को बाईपास किया। आर्टिकल 89 जब प्रोवाइड किया तो बाईपास का इशू नहीं है। हम ये कहें हालात और वाक़यात ऐसे हैं जब मिसाल कभी किसी पार्लियामेंट ना हो, अगर पार्लियामेंट छुट्टी भी ऑर्डिनेंस पास करना पड़े तो, और जिस ऑर्डिनेंस की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि बहुत मिसयूज़ हो रहा था पीका यहाँ पर सरेआम अपना जो कुछ आम आदमी के साथ हो रहा था आप ये सारा दे चुके हैं। पार्लियामानी रूल्स मौजूद हैं,
फिर आप पार्लियामानी रूल्स अदालत के सामने पढ़ें, अदालत से कहा गया, पार्लियामानी रूल्स मेरे पास मौजूद नहीं है। और यहाँ जो है ना अदालती मुआविन जो है, अदालती मुआविन भी एक ख़ास क्लास हैं, सो कॉल्ड लिबरल, ये 5315 से आबिद हसन मंटो और मुझे बताएगा रज़ा रबानी साहब, ये सारे कौन लोग हैं? ये सारे वही लोग हैं जो चाहते हैं कि मादर पितर आज़ादी मिले, दीन की कोई बात ना हो और आइन की नवाज की कोई बात ना हो, ठीक है जी। और वो पार्लियामेंट सफ़ीज़ का सुप्रीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एग्जेक्टिव पार्लियामेंट को एतमाद में ले। किस तारीख को ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ? ये सारा 18 को जारी हुआ, ऑफिशियल गैजेट 19 का हुआ। ये एग्जेक्टिव का इख्तियार नहीं कि उनको पार्लियामेंट के सामने ना रखे, बिल्कुल है। आर्टिकल 89 में बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, एक टाइम के बाद रखने का इख्तियार है। फिर उस पर एक्सटेंशन करानी हो तो 120 दिन की फिर एक्सटेंशन, और ये ऑर्डिनेंस जो है ना 120 दिनों के लिए, ठीक है ना जी। ये सारे वो पीका के सामने हैं जहाँ पर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा या पेंडेंसी की वजह से, सिर्फ रूल्स SOPs पे अमल दरामद की वजह से कई मामला रुके बैठे हैं। और यहाँ तकरीबन 3,90,000 के करीब कंप्लेंट्स हैं, उन पर फ़ैसला होना बाकी है। और बहरहाल जो चीज़ें मैंने आपके सामने ये रखने का मकसद ये है आप लोगों को समझ आ सके कि रियलिटीज़ क्या हैं और हो क्या रहा है इस वक्त, और ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना जी। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हालात और वाक़यात क्या हैं। हाँ, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ये सारे जो है ना सिंध हाउस में बैठे हैं, शक्लें देखिएगा इनको, कौम के लिए क्या दर्द है ज़रा वो आप समझ सकेंगे कितना दर्द है उनके लिए कौम से। फिर बैठे हुए तकरीरें बैकग्राउंड पे मैं चला रहा ये बता रहे हैं कि हमने क्या कुछ करना है या हम क्या कुछ कर रहे हैं। चार्टर भी मैंने बैकग्राउंड पे आपके सामने चला दिया है, ठीक है जी। और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं नाज़िम जोखियों की बेवा का बयान चलाऊँगा, वो आप खुद समझ लीजिएगा कि इंसान कितना बेबस और मजबूर है, उसके लिए क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, ज़रा वो सुनिएगा। मजबूरी नहीं समझेगी, जो बच्चों वाला होगा, जो माँ बहन वाला होगा, बच्चों को अपने आप को बच्चों के उसमें समझेगा तो वो मेरा दर्द, मेरी तकलीफ ज़रूर समझेगा। मैं जिस वक्त से गुजर रही हूँ वो अल्लाह ना करे किसी भी मुसलमान भाई पे बहन पे ये वक्त आए। मैं चाहती हूँ कि मैं साफ वाज़े आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई शक शुबा होना, मैं ईमानदार एक वफादार लड़की हूँ। मैं लड़ना चाहती थी केस, मगर केस के हवाले से ये मसला है कि मैं आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे जो अपने हैं, मेरे जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ, मुझे सबने अकेला कर दिया है। मैं इसी मजबूरी में केस से हट रही हूँ। मेरी कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई ऑफर मिली है डील की। मैं ईमानदार हूँ और आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह ताला मेरा कोई इसमें पैसों का अगर करना है माफ तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैंने छोड़ दिया है और अल्लाह बेहतर फैसला इंशाल्लाह ताला करेगा। मेरी कोई लालच इसमें नहीं है। अगर आप लोग मेरे भाई बहन हैं, ये मेरा फर्ज है आप लोगों को ये मेरा पैगाम पहुंचाना, आप लोगों का पूरा हक है। इस वक्त जो मीडिया वाले हैं, जो भी मेरे साथ खड़े थे, ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे बिल्कुल गलत नहीं समझेगा। मैं अगर मैं होती ना इस तरह की, मैं कभी भी आप लोगों के सामने अपनी ये वीडियो नहीं रखती। मैं एक ईमानदार हूँ, मुसलमान हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं मानती हूँ और मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग मेरा दर्द में तकलीफ समझेंगे। जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ मैं आगे नहीं लड़ सकती, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं मजबूर, अपने बच्चों की वजह से मजबूर हूँ। छोटे बच्चे, मैंने कैसे इसलिए हटने के लिए कहा कि मैं जो भी लोग हैं इसमें मुलविस है, मैंने सबको छोड़ने का फैसला कर लिया है और मैं अल्लाह पे छोड़ दूंगी। मेरा फैसला अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। मैं ये कोर्ट कचहरी नहीं लड़ना चाहती, इस वजह से पाकिस्तान में इंसाफ है ही नहीं। पाकिस्तान में इंसाफ होता ना तो जो बाहर के मुल्क में जो हमारी बहनें, आफिया बहन है हमारी, अभी तक हमारे हुक्मरान बैठे हुए, उसको आज़ाद करवाया है, नहीं करवाया। ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बतानी है। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक ख़ान अर्शशीफ के प्रोग्राम में क्या कहा सब शख्सियत के बारे में, ज़रा वो सुनिएगा जी। हमारी जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड इन एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन, मैं एक सिटीजन के तौर पर कह रहा हूँ, वो एक या कैटेगरी में आते हैं आउट ऑफ 3 और ये इस पर लोगों को बहुत नाराजगी होगी। चौथा कोई कैटेगरी नहीं है। वन इज ओब्लाइज्ड और ही इज करप्ट और ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
Obliged, और जो compromised और corrupt. और जो फोर्थ था ना कैटेगरी, वो कायदे आजम था, ही इज डेड एंड गॉन। ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पर्सन, वो नहीं आपको मिलेगा। या किसी जरिए से आया है लीडरशिप के अंदर, या कॉम्प्रोमाइज होकर आया है, और ही इज डाउन राइट करप्ट। तो इस किस्म के आप लोग बिठाकर आप समझते हैं कि लेजिस्लेचर। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।